हजारों सालों से दुनिया के लोगों ने अपनी अस्मिता और पहचान के लिए लड़ाई लड़ी है। समय समय पर समाज के भेदभाव और अत्याचार के खिलाफ इंसान ने जंग छेड़ी है, जिससे कितने ही विमर्शों का जन्म हुआ है। लेकिन इस लड़ाई के लिए मूलभूत स्वीकृति की जरूरत को भी नकारा नहीं जा सकता। और ये भी सच है कि समाज ने अनेक वर्गों को अब तक अपने भीतर आने का मौका ही नहीं दिया है। ऐसा ही एक समुदाय है ट्रांसजेंडर्स का, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और उनके साथ मिलकर तलाशेंगे हिंदुस्तान की पत्रकारिता में उनका भविष्य। इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ जीडी गोयनका विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर देवांजन खुंतिया मौजूद हैं, जिन्होंने न केवल अपने रिसर्च और काम के दम पर बदलते समय और मनुष्य के मिजाज के साथ समाज के तारतम्य की खोज की है, बल्कि पत्रकारिता का भी वो एक अहम हिस्सा रह चुके हैं। डॉक्टर खुंतिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर खुंतिया, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे देश में ट्रांसजेंडर्स का हस्तक्षेप अलग अलग क्षेत्रों में बेहद कम देखा गया है। आपके अनुसार इसके पीछे के क्या कुछ कारण हो सकते हैं? दिशा, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस विषय पे बात करने के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ट्रांसजेंडर्स का जो इशू है, ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है और इसको एज अ सोशोलॉजिस्ट, एक समाजशास्त्री के रूप में मैं इस कॉम्प्लेक्स इशू को समझने के लिए शुरुआत करना चाहूँगा थोड़ा हिस्ट्री से। थोड़ा हिस्ट्री में हम जाएंगे तभी हम इस विषय पे थोड़ा जान पाएंगे कि, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं, आपका जो सवाल है वो अभी करंट कॉन्टेक्स्ट में, वर्तमान स्थिति पे केंद्रित है, फोकस है, मगर इसके जो आंसर्स हैं, इसके पीछे जो रीजंस हैं, ये इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा थोड़ा। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, ये हमारे देश में इनका जो एक एग्जिस्टेंस है वो बहुत पहले से है। इसका उल्लेख कहाँ पे हमें मिलता है? महाभारत में आप देखिए, रामायण में देखिए, नाट्यशास्त्र में आप देखिए, इन सब में जो ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर को जो रेफर किया गया है, वो टर्म है प्रकृति। तो प्रकृति के उसमें ये बोला गया है। और साथ में अगर आप ये भी देखेंगे कि हमारे यहाँ पे मुगल्स के टाइम में, अगर हम मिडीवियल एज की हम बात करें, उसमें भी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उनको एक सोशल एक्सेप्टेंस, यानी समाज में इनका एक्सेप्टेंस था। तो ऐसा क्या हुआ इस बीच में कि वर्तमान स्थिति में आते आते आज के समय में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उनका जो एक सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो एक जो उनका एक वैल्यू है, वो समाज में कहीं ना कहीं बहुत नीचे चला गया है। इसके पीछे का एक रीज़न जो मैं देख पाता हूँ, और ये हिस्ट्री बुक्स में भी आपको मिलेगा, रिसर्च पेपर्स में भी मिलेगा, कि मुगल एज तक, मुगल कोर्ट्स में जो ट्रांसजेंडर पीपल है, जो कम्युनिटी है, उनका काफ़ी बोलबाला था। उनका काफ़ी हद तक उनका पार्टिसिपेशन था रॉयल कोर्ट्स में। मगर उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए, तो उनके वेस्टर्न कम्युनिटी में उस ज़माने में 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, उस वेस्टर्न इंग्लिश सोसाइटी की अगर हम बात करें, उसमें ट्रांसजेंडर्स को का एक्सेप्टेंस इतना नहीं था। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए और ये हमारे कॉलोनियल मास्टर्स बने, यानी कि हम पे राज करना शुरू किया, इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन
यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लगाया, तो जाहिर सी बात है कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज में ट्रांसजेंडर्स को लेके कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेटिव अप्रोच रहा। उसके बाद फिर जब सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 में, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पास किया था, उसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। उसमें उन्होंने कुछ कम्युनिटीज़ को उन्होंने हैबिचुअल ऑफेंडर, यानी कि जो क्रिमिनल पैदाइशी हैं या जनरेशन से इनका काम ही क्रिमिनल एक्टिविटी है, ऐसे करके उन्होंने कुछ कम्युनिटीज़ को उनका आइडेंटिटी को एक अलग पहचान दे दी क्रिमिनल्स का, जिसमें बंजारे भी थे, जिसमें बहुत सारे ट्राइब्स थे, जो स्पेशली जो अगर हम हिंदी बेल्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो इनमें जो कुछ ट्राइब्स थे, उनके साथ साथ में उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के अंडर उनको आइडेंटिफाई किया। तो जो एक सामाजिक एक्सेप्टेंस था, सोशल एक्सेप्टेंस था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए टिल मुगल पीरियड और मिडीवल पीरियड, उसमें ब्रेक आया ब्रिटिश टाइम में, और उनको क्रिमिनल का आइडेंटिफिकेशन दे दिया गया, और वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे 1871 के बाद से लेके जो उनका एक सामाजिक एक परिस्थिति इनके लिए बना, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, वो बना एक आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी है, एंड दैट इज ऑफ क्रिमिनल्स। इसीलिए कहीं ना कहीं ब्रिटिश टाइम से लेके आज तक अभी भी कहीं ना कहीं वो एक माइंडसेट है एक सोसाइटी में कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो एग्रेसिव होते हैं, वो कल्चर्ड नहीं है, वो क्रिमिनल्स हैं। तो वो जो एक माइंडसेट है, जो वो सोशली जो 1871 से बनना शुरू हुआ, जाहिर सी बात है ये जो लॉ है 1947 में इसको डाइल्यूट किया गया, बट वो जो एक सोशल अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं वो आगे भी आया उसी के साथ ही। और ये एक रीज़न है कि इनके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ अभी भी क्रिमिनल जो एक आइडेंटिटी मिला था उसी वही अभी तक चला आ रहा है। और दैट्स व्हाई मैनी पीपल, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अभी भी ट्रांसजेंडर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उनको नौकरियों में नहीं रखा जाता है। बेसिकली सोशल एक्सेप्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी वैसा नहीं मिल पाया है। तो उसका जो रीज़न है, जो टेक्निकल एक रीज़न है, वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 जो ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर थोपा था। ठीक, तो डॉक्टर देवांजन, मेरा अगला सवाल जो आपसे है, वो आपने इतिहास की और उससे जुड़े समाज की बात की, उस पर मेरा अगला सवाल है कि ट्रांसजेंडर से अगर हम इन सब मुद्दों पे बात करें तो वो दो चीज़ों पर जो है वो सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। पहला तो वे अपनी शिक्षा की बात करते हैं, जिसके कारण यदि कंपनियां उन्हें नौकरी देना भी चाहती हैं तो उनके अंदर की प्रतिभा या उनका टैलेंट पूल हम कह लें कि इतना कम होता है कि वो इस तरह के बड़े बदलाव से पीछे हट जाते हैं। और दूसरी जो बात वो करते हैं, वो जोर देते हैं छन कराने की प्रक्रिया के बारे में। वो ये कहते हैं कि पहले तो महिलाओं को तरजीह दी जाती है, फिर शारीरिक रूप से जो असक्षम हैं उनको तरजीह दी जाती है, और फिर कहीं जाकर उनका नंबर आता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सरकार का इस पर क्या रवैया है, क्योंकि ये सभी जो पूरा सिस्टम है वो एक तरह से सरकार संचालित करती है, भले ही वो एक समाज का जरूर हिस्सा होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सरकार इस तरीके की चीज़ों पर काम कर रही है? अगर वो काम कर रही है तो उसकी क्या
कुछ नीति है और क्या हम उसे संतोषजनक मान सकते हैं? और ज़रूर ये भी आप हमें बताएं कि किस तरीके के बदलाव की अपेक्षा आप सरकार से करते हैं? देखिए दिशा, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे आपने कहा कि सरकार का रवैया क्या है। मैं इसमें बोलूँगा कि जो सरकार है या प्रशासन है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, या कुछ पॉलिसीज़ हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? और या ये सब चीज़ें समाज का ही तो हिस्सा हैं। सरकार भी समाज का हिस्सा है, प्रशासन भी समाज का हिस्सा है, जो लॉ मेकर्स हैं वो भी समाज के हिस्से हैं, और हम सब समाज का हिस्सा है, राइट? तो जब हम सब समाज के हिस्सा हैं तो एक अ, एक पब्लिक मेमोरी होती है, सोशियोलॉजी में बोलते हैं। जो पब्लिक मेमोरी है, एक हिस्ट्री होता है, सोशल हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं। उसमें जब इतना फेरबदल आ चुका है 1871 के बाद से, जब हम उनको और एक सोशियोलॉजी में एक और वर्ड है सोशलाइजेशन। बचपन से लेके आप बड़े जब जब तक होते हैं तो आप कैसे सोशलाइज, समाज आपको कैसे गढ़ता है, अगर हम हिंदी में बात करें। तो ये जो गढ़ने की प्रक्रिया है, इसका हमारे मेंटल स्टेट में हम क्या हैं, हमारे आइडेंटिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। तो समाज में जब एक आइडेंटिटी ट्रांसजेंडर्स को एक क्रिमिनल का दर्जा दिया था ब्रिटिशर्स ने, और जो कि अभी तक वो चला आ रहा है काफ़ी हद तक, जिसमें मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा रोल मीडिया का भी है, बट खैर इस पर मैं बाद में बात करूँगा। बट मगर क्या है कि वो जो एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं जब हम उस पर्टिकुलर पोजीशन में आते हैं तो उसमें सरकार भी आती है, उसमें प्रशासन भी आते हैं, सब उसी समाज का ही हिस्सा है। और इसका जाहिर सी बात है, आपने एजुकेशन की बात करी, आपने रिजर्वेशन की बात करी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही एक अहम फैसला 2014 में सुनाया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला था 2014 में। वो था बेसिकली 2014 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा जिसको बोलते हैं, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाया था अपना कि ट्रांसजेंडर पीपल टू बी थर्ड जेंडर इन इंडिया। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको मान्यता मिली कि थर्ड जेंडर हैं, क्योंकि जनरली हमारे समाज में हम सिर्फ दो, हम बाइनरीज में काफ़ी समाज सोचता है कि मेल एंड फीमेल, मगर उसके अलावा क्या, ये इस चीज़ को सरकारी या इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक मान्यता नहीं मिला था। बट 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया कि नहीं, जो एक थर्ड जेंडर भी समाज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसको थर्ड जेंडर बोला गया ट्रांसजेंडर्स के लिए। एक बहुत बड़ा अहम फैसला था ये। उसके बाद अच्छा, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ ये लाइन। टू बी थर्ड जेंडर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज socially and economically backward classes, thereby making them eligible for reservations in jobs and educational institutions। जो आपने सवाल किया कि नौकरी और छन के प्रक्रिया जो ये है जॉब मिलने की या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दाखिले की, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत क्लियरली 2014 में बोल दिया था कि जो थर्ड जेंडर है, चूंकि सोशियो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली थर्ड जेंडर को कभी भी इतना मान्यता नहीं दिया गया है, ना ही आज भी इतना मान्यता नहीं है, तो ये इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली इनको पीछे रखा गया है या पिछड़ गए हैं सामाजिक तौर पे। इसलिए इनको रिजर्वेशन मिलना ज़रूरी है, जिसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी बोला जाता है, राइट? जैसे कि SC ST कम्युनिटीज़ को भी कॉन्स्टिट्यूशनली रिजर्वेशन दिया गया है।
तो वो किसके अंडर दिया गया? द कॉन्सेप्ट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि जैसे एससी एसटी कम्युनिटी है, इनको हजारों सालों से इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो इसलिए इनको बढ़ने का एक मौका देना देना चाहिए समाज को, सरकार को। उसी प्रकार 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दिया। मगर अब इसमें इश्यूज कहाँ आते हैं? फिर वही बात कि सोशली एक्सेप्टेंस अभी भी उतना नहीं मिला है। मान्यता हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, मगर एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ विल बी डन ऑन द ग्राउंड लेवल, समाज में होगा। तो लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। अदरवाइज जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको आगे भी ऐसे ही एक्सक्लूजन झेलना पड़ेगा। इसके लिए जिम्मेदारी सरकार की जितनी है, समाज की भी उतनी है। और हमें ये सोशलाइज हमें अपने आप को करना पड़ेगा कि वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट द थर्ड जेंडर और द ट्रांसजेंडर्स। ठीक है? मगर इसमें मैं एक और चीज जी आपको बोलना चाहता हूँ। मैं हाँ जी, बोलिए बोलिए दिशा। जी 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 आप बताइए, आप जो कह रहे थे आप पूरा कीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था, मगर 2020 में, दिसंबर 2020 में एक बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है ट्रांसजेंडर्स के कॉन्टेक्स्ट में। वो है द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, इसका नाम है। जिसमें सरकार की तरफ से ये बोला गया कि ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहुत हेल्प करेगा इंक्लूड करने के लिए सोसाइटी में वापस। मगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज इस बिल से खुश नहीं है। अगर आप बहुत सारे आर्टिकल्स देखेंगे, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट से अगर आप बात करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि ये बिल हो सकता है कि एक अच्छी सोच के साथ पेश किया गया हो पार्लियामेंट में, मगर इसमें कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां हैं जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो जब तक ये कमियां पूरी नहीं होंगी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को उतना इक्वल दर्जा समाज में मिलना मुश्किल है। जी 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 मेरा आपसे अगला सवाल ये है, क्योंकि आपने सामाजिक संरचना की तो बात कर दी है, पर फिर भी जैसे हाल ही में हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है, उसने अपने पहले ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर का स्वागत किया है। हाल ही में कुछ ही महीनों पहले की बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान, जो बहुत से मामलों में बांग्लादेश से, अपने पड़ोसी मुल्क से संपन्न माना जाता है, वो अभी भी इस तरह के मूलभूत बदलावों से अछूता ही रहा है। और चूंकि मीडिया या पत्रकारिता से जुड़े जो लोग हैं, उनका शिक्षा से सरोकार रहा है और वो एक इंटेलेक्चुअल श्रेणी में जरूर गिने जाते हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या कुछ सामाजिक कारण तो हमने जाने इसके जरूर, पर फिर भी ये किस तरह का सोशल कंस्ट्रक्ट है जिसमें अभी भी हमें इस तरह की बड़ी जगहों पर भी कुछ बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है, और इसके पीछे आर्थिक भी क्या कुछ कारण हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने दिशा। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में एक फर्स्ट न्यूज़ एंकर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आई हैं। मैं मानता हूँ कि ये ट्रेंड दुनिया के हर देशों में होना चाहिए, और इसके लिए हमें किसी बिल की ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट में, क्योंकि मैं फिर से अपने आप को ये दोहराऊंगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की है। हाँ, जाहिर सी बात है कि हम सोसाइटी इस चीज़ के लिए अभी तैयार नहीं है, इसलिए सरकार ये बिल लाने की कोशिश में है। मगर सामाजिक तौर पे हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। और आपका जो सवाल है कि इंडियन मीडिया में क्यों नहीं है, तो उसके पीछे मैं आपको एक डेटा फिर से मैं शेयर करना चाहूँगा। एक बहुत ही एक अच्छी एक संस्था है जो
मुंबई में काम करती है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए। नाम है हमसफर ट्रस्ट। जो हमसफर ट्रस्ट है, इन्होंने एक स्टडी किया था जी, 2017-18 में, एक रिसर्च किया था। उसमें उस रिसर्च का जो टाइटल है वो है सिचुएशन एंड नीड्स असेसमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल इन 3 मेजर सिटीज इन इंडिया, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। ये टाइटल है। इन 3 शहरों में इन्होंने ये रिसर्च स्टडी किया ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर, दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर। और जो इसमें एक जो रिजल्ट आया, मैं आपको बताऊंगा कि जो एक एवरेज रिजल्ट है कि 59%, तकरीबन 60% जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वायलेंस। 59%, तकरीबन 60%, जिसमें सब 55% मुंबई में, 57% दिल्ली में, 70% बैंगलोर में। ये स्टडी है रिसर्च का जो आया। अब बात ये है कि हमारा जो इंडियन भारतीय मीडिया है काफ़ी सेंसिटिव है, और मैं तारीफ करता हूँ कि जो महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती है उसके उसके खिलाफ भारतीय मीडिया ने काफ़ी लिखा है, काफ़ी कवर किया है, लोगों को काफ़ी जागरूक भी किया है। मगर वहीं पे अगर आप देखेंगे कि कितने ऐसे मीडिया हाउसेस हैं या कितने ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इतने ही एक्टिवली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अगेंस्ट में जो वायलेंस हुआ है उसको कवर किया है, बहुत कम, बहुत कम। इसलिए जब हमारा भारतीय मीडिया अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के प्रति जो हिंसा हो रहा है उसको भी एक्टिवली वो कवर करे या उसके बारे में लिखे, अगर वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ एप्रीहेंशंस हैं भारतीय मीडिया में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेके। ये दर्शाता है ये चीज़। इसलिए मुझे लगता है शायद इसीलिए अभी तक ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी से कोई न्यूज़ एंकर या कोई पत्रकार नेशनल न्यूज़ चैनल्स या नेशनल मीडिया हाउसेस तक नहीं पहुंच पाए हैं बड़े अच्छे पोजीशन में। जी, बड़े अच्छे, इसमें बहुत काम करने की अभी ज़रूरत है भारतीय मीडिया को। जी, ठीक। तो डॉक्टर देवांजन, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। इन सब पे हमने सरकार की बात कर ली, हमने समाज की बात कर ली, हमने मीडिया की बात कर ली। अगर हम भविष्य की परिकल्पना करना चाहें हिंदुस्तान जैसे देश में, हिंदुस्तान की पत्रकारिता में, तो मेरा आपसे सरल सवाल है कि हम किस तरीके के भविष्य की परिकल्पना कर सकते हैं अगर हम ट्रांसजेंडर्स को ध्यान में रख के हिंदुस्तान की मीडिया की बात करें। देखिए, अगर आप 2011 सेंसस की बात करें, अगर देखें, क्योंकि जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास हमारे देश के डेमोग्राफी के बारे में जो सरकारी दस्तावेज जिसको मानते हैं, कोट करते हैं हर जगह स्टडी में, वो होता है सेंसस, जनगणना जिसको बोलते हैं। जो लेटेस्ट है वो है 2011 का। उसमें अगर आप देखेंगे तो ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन जो हमारे देश में है वो है तकरीबन 4,87,203, तकरीबन 5 लाख। 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, अब तो 10 साल हो चुका है, जाहिर सी बात है अभी और इसमें इजाफा होगा, बट 5 लाख भी अगर लिया जाए, 5 लाख संख्या कोई कम संख्या नहीं होती है। खैर, सोसाइटी को इंक्लूसिव होना चाहिए, एक भी पर्सन है उसको भी इंक्लूड होना चाहिए, बट यहाँ पे हम 5 लाख स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि एक और डेटा आपके साथ मैं साझा करना चाहूँगा कि 2019 जो लेटेस्ट अभी इलेक्शन हुए थे, लोकसभा इलेक्शंस, उसमें 5 लाख जो ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन है हमारे देश में, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 8%, 8% सिर्फ जो
ट्रांसजेंडर पीपल हैं वो रजिस्टर्ड हैं एज अ वोटर्स, ओनली 8%। मतलब 92% अभी भी या तो उनको वो मान्यता नहीं दिया गया है, या तो वो कहीं ना कहीं उस संकोच की स्थिति में है कि वो अपना वोटर आई कार्ड नहीं बना रहे। मगर यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि 92% अगर 5 लाख में से अगर वोटर्स उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं समाज और सरकार दोनों पे है। और मीडिया की भी इसमें जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन्होंने इस इशू को कभी उठाया नहीं है। और जो 8% है उसमें से कितने वोट किए? ओनली 1%, सिर्फ 1%। ओनली 1% ऑफ 5 लाख पीपल, ट्रांसजेंडर पीपल। बहुत कम, बहुत कम। जाहिर सी बात है कि या तो समाज इनको इलेक्टोरल प्रोसेस में लाना नहीं चाहता, या तो ट्रांसजेंडर पीपल जो है वो कहीं ना कहीं अपने को इतना कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पा रहे कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस में आए। जब तक, अब आप ये देख लीजिए कि शायद बामुश्किल मेरे ख्याल से हमारे देश में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से शायद हार्डली 5 या 6 MLAs अभी तक आए हैं, मगर एक भी MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉट इवन वन ट्रांसजेंडर पर्सन हैज कम टू दी पार्लियामेंट। एक भी नहीं आ पाए लोकसभा में। जाहिर सी बात है कि जब तक इनका रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं आएगा, वो मेन स्ट्रीम में कैसे आएंगे? इसलिए सबका ये दायित्व है, वो कोई भी हो। मेरा ये मानना है ट्रांसजेंडर पीपल इंक्लूडिंग और भी जितने बैकवर्ड क्लासेस हैं, सबका रिप्रेजेंटेटिव इक्वली होना चाहिए, ना सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि हर एक उस सेक्टर में जहाँ पे बाकी लोग काम करते हैं या जाते हैं। तभी सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, तभी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का एक्सक्लूजन खत्म होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल है। और हमने आज इस वार्ता में बहुत कुछ जाना भी है। हमने इतिहास की पड़ताल की, समाज की पड़ताल की, हमने सरकार की बात की, उसकी जवाबदेही की बात की, और इन सब में एक अच्छे भविष्य की परिकल्पना फिलहाल हमारे लिए मुश्किल ही नजर आ रही है। ये देखेंगे कि ये कैसा बदलाव है जो समाज अपने अंदर समय के साथ गढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर देवांजन इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। इस विषय पर फिलहाल इतना ही, इस बातचीत में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए मदरलैंड पोस्ट के साथ।